हिंदी साहित्य की ऑनलाइन क्लास में आप सभी सूदी साथियों का तहे दिल से इस्तकबाल। दोस्तों, नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एग्ज़ाम दे रही है और जेआरएफ भर्ती के लिए जो यूनिट नंबर 10 हैं, इसके अंतर्गत एक संस्मरण है ठकुरी बाबा, जो महादेवी वर्मा कृत संस्मरण है। इसके अंतर्गत से 2 या 3 प्रश्न बनने की पूर्ण संभावना रहती है और ये आप अगर संस्मरण अच्छे से इसका निचोड़ अगर आप पढ़ लेते हैं तो यकीन कीजिए आपके 2 या 3 नंबर के जो प्रश्न है वो यहीं से पूर्ण हो जाएंगे। तो साथियों, इस संस्मरण के अंतर्गत जो सारगर्भित निचोड़ है वो मैं तैयार करके लाया हूँ, आपके साथ में साझा करूँगा, आप मन दीजिएगा उस पर। दोस्तों, ये स्मृति की रेखाएं करके इनका संस्मरण संग्रह था, उसके अंतर्गत ये संकलित है स्मृति की रेखाएं। और स्मृति की रेखाएं जो संस्मरण संग्रह है वो 1943 में प्रकाशित हुआ था और उसी के अंतर्गत एक जो संस्मरण है जिसका नाम है ठकुरी बाबा, वो महादेवी वर्मा जी ने लिखा। दोस्तों, कुल स्मृति की रेखा में कुल 7 संस्मरण हैं। कितने हैं? 7। कुल 7 संस्मरण हैं और जो ठकुरी बाबा संस्मरण है ये इनका 5वां संस्मरण है। कितने नंबर का है? 5वें नंबर का 5वां संस्मरण है। स्मृति के आधार पर तैयार किया गया लेखा जोखा संस्मरण कहलाता है। इसमें जो कुल संस्मरण है, संकलित संस्मरण है, उसमें एक है भक्तिन, जो आपने पढ़ा होगा, इनकी एक परिचारिका थी, इनकी सेविका थी भक्तिन, किनकी? महादेवी वर्मा जी की। एक है चीनी फेरी वाला, ये नाम भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है अथवा कौन सा सम्मिलित है। एक है पर्वत पुत्र, एक है मुन्नू की माई। एक संस्मरण है जिसका नाम है दोस्तों ठकुरी बाबा, जो आपके अध्याय में सम्मिलित है, आपके इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित रहेगा। एक है बीबिया, बीबी से बीबिया बनता उनतावाचक हो जाएगा। और एक है गुंगिया। तो प्रश्न बन सकता है कि स्मृति की रेखाओं में सम्मिलित संस्मरणों में से कौन सा शामिल नहीं है अथवा कौन सा शामिल है। तो ये आप नाम है थोड़े से याद रखने की कोशिश कीजिए। भक्तिन, चीनी फेरी वाला, पर्वत पुत्र, मुन्नू की माई, ठकुरी बाबा, बीबिया और गुंगिया, जो कुल 7 हैं। और जो ठकुरी बाबा है ये 5वें नंबर का संस्मरण है। किस में सम्मिलित है? स्मृति की रेखा में, जो कब लिखा गया? 1943 में। ठीक है दोस्तों, अब ये जो ठकुरी बाबा है वो किस बेस पे लिखा गया, उसका जो धरातल क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसको देखने की कोशिश करते हैं। ठकुरी बाबा का चरित्र ग्रामीण वर्ग को प्रतिनिधित्व करता है। किसको करता है? ग्रामीण वर्ग को, ग्रामीण जीवन को प्रतिनिधित्व कर रहा है। किसका? ठकुरी बाबा का। बाकी वाला मिटा लेते हैं, अब इसी के ऊपर अपन चलेंगे, इसी को देखने की कोशिश करेंगे। जो ठकुरी बाबा का जो चित्रण किया हुआ है इसमें, वो ग्रामीण जीवन की पृष्ठभूमि को लेकर के किया गया है, उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, जिसे रसिया, बिरहा गाने और नौटंकी में भाग लेने और स्वांग रचने के कारण समाज हे दृष्टि से देखता है। ठकुरी बाबा को समाज में इतनी इज्जत नहीं मिल पाती क्योंकि ठकुरी बाबा हैं वो भाट जाति से हैं। कौन सी जाति से हैं? भाट जाति से। और इनका जो प्रमुख पेशा ये रहता है कि ये कभी कभी नौटंकी कर लेते हैं, कभी बिरहा गाना शुरू कर देते हैं। बिरहा एक गीत होता है ना, यारा सीली सीली बिरहा की रात का जलना, वही वाला बिरहा। कभी ये स्वांग रच लेते हैं और स्वांग वगैरह ऐसे पेशे से होने के कारण समाज है इनको हे दृष्टि से देखता है, मतलब थोड़ी नीची नज़र से इनको देखना पसंद करता है समाज। इनको ज़्यादा जो एक सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान समाज में नहीं मिल पाता। महादेवी वर्मा का उद्देश्य गरीब और उत्पीड़ित लोगों के प्रति सहानुभूति और प्रेम पैदा करना है। ये जो लिखा ठकुरी बाबा संस्मरण, इसका जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि गरीब और उत्पीड़ित लोगों के प्रति सम्मान और प्रेम पैदा हो सके। अब इसके बारे में अपन देखने की कोशिश करते हैं। इसके तथ्य हैं, ठकुरी बाबा भाट होने के कारण कवि और महादेवी वर्मा के सजातीय थे। सजातीय का मतलब होता है अपनी ही जाति का।
तो यहाँ पे महादेवी वर्मा जी ने लिखा है कि वो हमारे सजातीय है ठकुरी बाबा। सजातीय क्यों है? क्योंकि ठकुरी बाबा कवि हृदय है, और कवि हृदय होने के कारण महादेवी वर्मा जी ने लिखा है कि ठकुरी बाबा मेरे सजातीय थे। ठकुरी बाबा भाट जाति से थे और इनका पैतृक गांव सैदपुर था। दोस्तों ये याद करने की कोशिश कीजिए, प्रश्न सीधा सा बन सकता है, ठकुरी बाबा का किस गांव से ताल्लुकात था? सैदपुर, मेदिनीपुर, भरतपुर या और किसी गांव का नाम आता है बिलासपुर, तो आपको सैदपुर गांव है वो याद करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। ठकुरी बाबा की एक बेटी थी और उनकी बेटी का नाम था बेला। क्या नाम था दोस्तों? बेला। बेल से बेला बना, इसको याद रखने की कोशिश कीजिए। महादेवी वर्मा की भेंट ठकुरी बाबा से प्रयाग के कल्पवास के दौरान हुई थी। अब ये इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो दोस्तों, कुंभ का मेला जब भरा जाता है तो उस कुंभ के मेले के आसपास गंगा नदी के तट के ऊपर प्रयाग में 1 महीने के लिए कल्पवास होता है। अर्थात गंगा नहाने के समय कल्पवास करते 1 महीने के लिए, जैसे अपने होता है ना स्थानीय भाषा में सौमासा, चातुर्मास, उसी प्रकार से कल्पवास होता है। तो जब महादेवी वर्मा जी कल्पवास गई थी भक्तिन के साथ में, तब ठकुरी बाबा की जो मुलाकात पहली बार महादेवी वर्मा से प्रयाग में हुई माघ महीने में। कौन से महीने में? माघ महीने में, कल्पवास के दौरान। ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा, ठकुरी बाबा के शादी के 1.5 वर्ष बाद पत्नी का देहांत हो गया था। तो प्रश्न बन सकता है, ये मतलब बहुत सरल प्रश्न बनते हैं और शानदार प्रश्न बनते हैं कि ठकुरी बाबा की पहली पत्नी का देहांत कितने वर्ष पश्चात हो चुका था, बताइए। इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। तो ठकुरी बाबा की जब शादी हुई तो उसके 1.5 वर्ष बाद ठकुरी बाबा की पत्नी का देहांत हो चुका था। सैदपुर गांव से माघ मेला प्रयाग से 33 मील दूर था। प्रयाग नाम की जो जगह है जहाँ पे कल्पवास कर रहे थे, वहाँ से जो सैदपुर गांव है वो कुल 33 किलोमीटर की दूरी पर था। 33 किलोमीटर नहीं, 33 मील दूरी पर था। इसको याद रखने की कोशिश कीजिए। ठकुरी बाबा संस्मरण के जो मुख्य पात्र हैं, प्रश्न आ सकता है इसमें से कौन सा पात्र सम्मिलित नहीं है या है। तो इसमें एक तो है भक्तिन। भक्तिन कौन है? महादेवी वर्मा की परिचारिका, यानी महादेवी वर्मा की नौकरानी कह सकते हैं, वो है। दूसरे हैं इसमें वरदा ठकुराइन। एक वरदा ठकुराइन है जो निसंतान है, इनके संतान नहीं है, वो भी इसके अंतर्गत शामिल है। एक है सहुआइन। अब सहुआइन, साहू की पत्नी सहुआइन कहलाएगी। सहुआइन के जो पति थे वो दोस्तों कलकत्ता चले गए और कलकत्ता में किसी लड़की से उन्होंने शादी कर ली है। पति गांव की तेली बालिका के साथ, इनकी खुद की सहुआइन की जो गांव है सैदपुर गांव की कोई तेली जात की जो लड़की थी, उसके साथ में ये कलकत्ता जाकर के बसने लग गए। तेली बालिका के साथ कलकत्ता रहता है और सहुआइन खुद परचून की दुकान चलाती है। और ये जो सहुआइन है परचून यानी किराना की दुकान खुद के गांव में चला रही है। अब ये सहुआइन का जो पति है वो तेली बालिका के साथ सैदपुर गांव की जो लड़की है उसके साथ में कलकत्ता चला गया और वहीं रह रहा है और वापस से नहीं आएगा। अब उम्र हो चुकी है और ये खुद चाहती हैं कि अब मैं भक्ति भावना करूँ, ईश्वर का नाम जपूँ और किसी प्रकार की मैं जो दुविधा है मोल लेना नहीं चाहती। एक इसमें आता है विदुर। विदुर यानी जिसका, विधवा का मतलब जिसका पति मर चुका और विदुर का मतलब जिसकी पत्नी मर चुकी हो। विदुर काची, ये भी इसके अंतर्गत एक पात्र है। और इसके साथ हादसा ये हुआ कि प्रसव के 3रे दिन पत्नी मर गई। कितने दिन बाद? इनकी पत्नी की जब डिलीवरी हुई तो प्रसव के 3 दिन बाद इनकी पत्नी की मौत हो चुकी थी। और अब ये बंदा विदुर जो काची है, ये क्या कर रहा है कि आम के खेतों की रखवाली करता है और अपना घर चलाता है। अब इस काची के 2 बेटियां हैं। कितनी बेटियां हैं? 2 बेटियां हैं। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट निचोड़ है जो आपके लिए लाया हूं, इसको आप याद रखने की कोशिश कीजिए। और इसी संस्मरण में एक आता है ब्राह्मण दंपति। ब्राह्मण दंपति भी इसके अंतर्गत शामिल हैं जो कल्पवास के दौरान हमेशा साथ साथ गंगा नहाने के लिए जाते हैं। जो ब्राह्मण दंपति हैं ये भी निसंतान हैं और
इनमें एक ममेरी विधवा बहन का भांजा इनको आश्रय दे रहा है। ब्राह्मण दंपति को आश्रय कौन दे रहा है? ममेरी जो विधवा बहन है, मामा के लड़की, वो बहन है और उसका जो लड़का है, अर्थात इनका भांजा इनको आश्रय दे रहा। भांजा के साथ में ये रहते हैं, भांजा या भाणेज के साथ में। ठीक है दोस्तों, ये इसके पात्र हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी नोटबुक्स में ये लिख दीजिए। ठकुरी बाबा के जो पिता है और अपने ठकुरी बाबा की पत्नी से 2 पुत्र एवं दूसरी पत्नी से 1 पुत्र हुआ। अर्थात इनके 2 भाई थे और 1 इनकी बहन थी। किनके? ठकुरी बाबा के। ठकुरी बाबा के क्या थे? 2 भाई थे और 1 बहन थी। तो ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ठकुरी बाबा से 1 पुत्री हुई जिसका नाम मैंने पूर्व में बता दिया था और उसका नाम था बेला। क्या नाम था? बेला। और ठकुरी बाबा की पत्नी का देहांत हुआ था डिलीवरी के समय। उनको गर्म बुखार आ गया था और गर्म बुखार के कारण ठकुरी बाबा की पत्नी का देहांत हो गया था। मल्लाह समुद्र किनारे विश्वकर्मा का काम करते थे। मल्लाह का मतलब होता है नाव को लेकर के चलाने वाले, नाविक वगैरह, है ना। तो मल्लाह हमेशा उस समुद्र के किनारे विश्वकर्मा का, इन लकड़ी का काम करते थे। महादेवी 10 फुट के मकान में उत्तर कोने में पड़ती थी और दक्षिण कोने में भक्तिन का चौका था। चौकाना का मतलब रसोई का काम करना। कल्पवास के दौरान महादेवी वर्मा के उस स्थान का यहाँ पे जिक्र हो रहा है। लेखिका और भक्तिन का साथ साथ कल्पवास प्रारंभ हुआ था। कल्पवास गंगा नहाने के लिए दोनों का साथ साथ हुआ था, क्योंकि महादेवी वर्मा जी अकेली वहाँ पर नहीं थी, उनके साथ में उनकी सेविका भक्तिन भी साथ थी। संक्रांति के 1 दिन पहले संध्या समय ग्रामीण यात्रियों के साथ ठकुरी बाबा से शाम को मुलाकात कल्पवास के दौरान हुई थी। किस समय हुई थी? शाम के दौरान, क्योंकि शाम के समय एक पूरा का पूरा जत्था आया था और उस जत्थे में बच्चे, बड़े, बूढ़े वगैरह सब शामिल थे और वो सीधे महादेवी वर्मा जी के कमरे में आ गए कि हमें रहने के लिए स्थान दे दीजिए। और उस समय ठकुरी बाबा से मुलाकात हुई थी और उस दिन जो समय था वो था संक्रांति का। ठीक है दोस्तों। ठकुरी बाबा समाधिस्थ सूरदास की भांति थे और चेहरे पर चेचक के दाग थे। किसके दाग थे? ठकुरी बाबा के चेहरे पर चेचक के दाग बने होते। चेचक का मतलब होता ना माता जी निकलना, हीली और अवर्ण, शीतला माता के जो दाग बनते थे। अब हालांकि आजकल तो वो बहुत सारे टीके आ चुके हैं इसलिए चेचक बीमारी खत्म हो चुकी है, पर उनके सूरदास की भांति थे और उनके चेहरे पर चेचक के दाग बने हुए थे। और सामान्यतः ये अलगोजा और मंजीरा नामक वाद्य यंत्र बजाते थे। क्या? मंजीरा और अलगोजा। कौन बजाते थे? ये ठकुरी बाबा। ठीक है दोस्तों। शालग्राम, ठाकुर जी बाबू जी को बोलते हैं शालिग्राम। शालग्राम और शंकर तथा हनुमान चालीसा ठकुरी बाबा के पास हमेशा रहते थे। उन जत्थे में 2 किशोर बालक साथ थे। 2 वृद्धाएं सुमिरनी के सहारे बैठी हुई थी। सुमिरनी का मतलब होता है एक माला टाइप माला होती है और उसको कपड़े के अंतर्गत हाथ डाल करके उसको जपना पड़ता है, उसको सुमिरनी कहते हैं। एक वृद्धा के पैरों हाथों में चांदी के कड़े थे और दूसरी के गले में काले धागे में पिरोया रुद्राक्ष, पास में काशी फल और हंसिया। ये थोड़ा वहाँ का चरित्र चित्रण कर रहे हैं कि कौन किस प्रकार का परिवेश में था, उसका जिक्र महादेवी वर्मा जी ने किया है। 2 सांवली किशोरियाँ बड़े पिटारे में कुछ खोज रही थी। भोजन में खिचड़ी बनाई थी भक्तिन ने। महादेवी वर्मा को सवेरे 9 बजे जूंची से तांगे द्वारा यूनिवर्सिटी जाना पड़ता था। जूंची नाम की एक जगह है, वहाँ से यूनिवर्सिटी तांगे से जाती थी। कल्पवास माघ महीने में माघ महीने में हुआ था और वहाँ पर ये परंपरा थी कि एक ही बार भोजन करते थे और शाम के समय आग को जला करके तापा नहीं जाता था, ऐसा एक नियम था। ठकुरी बाबा कवि होने के कारण काव्य वाचकता के लिए वे कोई और काम ठीक से न कर पाते थे। उनको सम्मान थोड़ा बहुत मिल जाता था, इसलिए वो अन्य कोई काम नहीं करते, केवल कविताएं करते, किसी को गीत सुना देते, किसी होली का गीत सुना दिया, किसी को विवाह का गीत सुना दिया। इस प्रकार करके वो जीवन निर्वाह कर रहे थे। पत्नी की मौत के बाद घर प्रबंध हेतु बूढ़ी मौसी को लाए। कौन? भाई ठकुरी बाबा की पत्नी की देहांत हो गई, तब इन्होंने क्या किया कि इनकी जो बूढ़ी एक मौसी थी, उन मौसी को लाए ताकि बेला का भी पालन पोषण हो सके और वो अपने घर पर लेके उनको आ गए।
बेला की 6-7 वर्ष की आयु में मातृविहीन भतीजे से सगाई की। किससे की थी? भतीजी से सगाई। और भतीजे के भी माँ बाप दोनों नहीं थे। 6-7 साल की जब बेला थी उस समय भतीजे से सगाई कर ली थी। बेला के पति को चेचक के कारण एक आंख फूटी और नज़र कमज़ोर हो गई थी। एक आंख फूट गई चेचक रोग के कारण। किसको? बेला के पति को। और उसकी नज़र भी कमज़ोर हो चुकी थी। जीवन यापन किस प्रकार से कर रहे थे उसका महादेवी वर्मा जी ने यहाँ पे लिखा है कि उनका जो परिवार था ठकुरी बाबा का, वो इस प्रकार से पलता था कि उनके पास में 2 मुर्रा भैंस थी। कौन सी नस्ल की? मुर्रा नस्ल की। मतलब छोटे से डीप प्रश्न बनेंगे तो इस प्रकार से बन सकता है। उनके पास में क्या था? ऊंट, हिरण, गाय या घोड़ा या भैंस। तो इनमें मुर्रा नस्ल की 2 भैंसें थी। मुर्रा नस्ल की 2 भैंसें, 2 पछाई गाय, 2 गायें पछाई नस्ल की। एक हल की खेती से होता था और एक इनके पास में हल था और उस हल से ये खेती करते थे और अपना जीवन निर्वाह करते थे। कवि ससुर यानी ठकुरी बाबा खुद, बेला के पति के ससुर कौन हो गए? ठकुरी बाबा। इनके परिवार में था कौन? कवि थे, वो ससुर थे, यानी ठकुरी बाबा कवि थे। बूढ़ी मौसी थी, अंधा दामाद था और रूपसी बेटी। और इस प्रकार का एक विचित्र परिवार था। किस प्रकार का परिवार था? एक विचित्र परिवार ये था दोस्तों। ये विचित्र परिवार हर वर्ष प्रतिवर्ष माघ मेले के दौरान, प्रतिवर्ष माघ मेले के अवसर पर गंगा तीर पर कल्पवास करके पुण्य कमाता था। गंगा नदी के तीर पर ये आते थे और वहाँ पर ये कल्पवास करके अपना इस पुण्य कर्म को निभा रहे थे कई वर्षों से। माघ पूर्णिमा की पहली त्रयोदशी को महादेवी वर्मा की कोठरी में भजन संध्या ठकुरी बाबा ने की थी। माघ महीना यानी माघ शुक्ल त्रयोदशी, अजवाड़ी तेरस, माघ शुक्ल त्रयोदशी के दिन ठकुरी बाबा ने कहा महादेवी वर्मा जी को कि काम करते हैं, क्यों ना आपके इस कोठरी में भी, आपके इस कमरे में भी भजन संध्या की जाए। हालांकि महादेवी वर्मा जी का मना था, पर न चाहते हुए भी ये ठकुरी बाबा को मना नहीं कर पाए और इनके कमरे में भजन संध्या पहली बार हुई थी ठकुरी बाबा के कहने पर। ठकुरी बाबा ने कृष्ण भक्ति का भजन गाया था और इस भजन संध्या में ठकुरी बाबा ने भगवान कृष्ण का कोई भक्ति गीत है अपनी भाषा में गाया था, कृष्ण भक्ति का गीत। महादेवी वर्मा को कोलाहल का अभाव ठकुरी बाबा ने जब वसंत पंचमी का स्नान कल्पवास को किया तब हुआ। ये कोलाहल क्या चीज़ है? जब वसंत पंचमी का स्नान था तो उस समय इनको पता चला, किनको? महादेवी वर्मा जी को। हाँ, कोलाहल ये चक्कर पड़ता है, कोलाहल इस प्रकार का होता है। जान पड़ता है ठकुरी बाबा गंगा तट पर बैठकर तन्मय भाव से प्रभाती गा रहे हैं। जागिए कृपा निदान पंछी बन बोले, अपनी प्रभाती से वे किसे जगाते हैं ये कहना कठिन है। ये महादेवी वर्मा जी ने खुद लिखा है। और महादेवी वर्मा जी छायावाद की एक प्रमुख स्तंभ है। छायावाद के अंतर्गत विरह और अप्रत्याशित के प्रति प्रेम और बादल राग महादेवी वर्मा जी के प्रसिद्ध हैं और छायावाद के स्तंभों के अंतर्गत इनका नाम आता है, क्योंकि महादेवी वर्मा जी ने प्रेम के ऊपर लिखा, और वो भी कैसा प्रेम जो अप्रत्याशित है, जो मिल नहीं पा रहा है, और उस प्रकार से इन्होंने प्रेम के छींटे छायावाद में डाले हैं। तो ये इनका जो ठकुरी बाबा संस्मरण है आपके नेट JRF में यूनिट नंबर 10 में शामिल है, तो 100% ये आपके लिए महत्वपूर्ण है और इसमें से 1-2 प्रश्न बनने की पूर्ण संभावना है। पूरा निचोड़ था मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया कि स्मृति की रेखाओं के अंतर्गत से जो 5वां हिस्सा है, जो 5वां संस्मरण है, वो ठकुरी बाबा है, महादेवी वर्मा जी कृत है, जो 1943 में प्रकाशित हुआ था। मैंने पूरा का पूरा इसके अंतर्गत जो सार है, निचोड़ है, वो बता दिया। प्रश्न आने की पूर्ण गुंजाइश रहेगी। दोस्तों, वीडियो किस प्रकार से लगा आप कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलेंगे एक अगले वीडियो के साथ। फिलहाल मैं भरत कोराना लेता हूँ आप सभी से विदा। शुक्रिया, शब्बा खैर।